रिबॉर्न, एक नई जिंदगी। चैप्टर 1। केसर जान। केसर जान सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक पहचान थी। 30 साल की उम्र में केसर ने वो सब हासिल कर लिया था जो लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाते। सक्सेसफुल बिजनेस, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, सेल्फ मेड लाइफ। शी वॉज अ बिजनेस वुमन, और जिंदगी के हर वॉ को लड़ना उसने बचपन में हाई सीख लिया था। उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, पर असल में वो खाली थी, क्योंकि जब केसर बहुत छोटी थी तभी उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में चलबेस थे। 10 दिन के बाद जिंदगी ने यूज प्यार से नहीं, जिम्मेदारी से पाला था। उसकी दादी, सिर्फ दादी नहीं, माँ भी वही थी, बाप भी वही। दादी के हाथों में हाई केसर ने चलना सीखा और इन्हीं की उंगली पकड़ के स्ट्रॉन्ग बनना सीखा। पर 2 महीने पहले जिंदगी ने वो सहारा भी छीन लिया। दादी की डेथ के बाद केसर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। ऑफिस जाती थी, मीटिंग्स अटेंड करती थी, पर उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। वो इमोशनली नम हो चुकी थी। ना कोई बॉयफ्रेंड, ना कोई हस्बैंड, और ना ही कोई ऐसा जिसके लिए वो कहे, इसके लिए मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। एक दिन उसकी पर्सनल असिस्टेंट ने हिम्मत करके कहा, मैम आप थोड़े दिन का ब्रेक ले लीजिए, मनाली चले जाइए अकेले। केसर ने पहली बार बिना सोचे हाँ कह दी। मनाली का सफर शुरू हुआ। रास्ते में बारिश तेज हो गई थी। पहाड़ी रास्ते, ठंड और अंधेरापन, सब कुछ उसके मन जैसा लग रहा था। एक छोटी सी ढाबा पर गाड़ी रुकी। वहाँ एक ओल्ड अंकल माइल, शांत, गहरी आंखों वाले। उन्होंने खाने के बाद यूज एक किताब दी। बुक का नाम था तुम ही हो। केसर ने बिना वजह यूज खरीद लिया। पूरे रास्ते वो वही किताब पढ़ते जा रही थी। हर पेज जैसे उसके दिल के किसी कोने को छू रहा था। पर बारिश और तेज हो गई। रास्ता खराब था, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई। एक पल के लिए सब कुछ स्लो हो गया। गाड़ी स्लिप हुई और सीधा गहरी खाई में गिर गई। उसी पल केसर को एहसास हो गया, अब सब खत्म होने वाला है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने धीरे से कहा, हे भगवान, जिंदगी में सब कुछ सबके पास नहीं होता। पहले आपने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, फिर मेरी दादी, और वेज भी मेरी जिंदगी में कोई ऐसा था हाई नहीं जिसके लिए मैं जीती। उसकी आंखें धीरे धीरे बैंड हो गई और इस पल केसर जान की मौत हो गई। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ जिंदगियां मरने के बाद शुरू होती हैं। जैसे हाई केसर की आंखें खुली। यूज पहले कुछ समझ हाई नहीं आया। सफेद रोशनी, शांत सी हवा और एक अनजान सा सुकून। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे एक कमरा उभरने लगा। कमरा बहुत सुंदर था। बड़ी सी खिड़की जिसमें से सुबह की नरम धूप अंदर आ रही थी। पर्दे हल्की आइवरी कलर के जो हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। दीवारों पर सॉफ्ट पेस्टल शेड्स थे। ना ज्यादा चमक, ना ज्यादा अंधेरा, बिल्कुल बैलेंस्ड। कमरे की एक कोने में वुडन बुकशेल्फ थी, जिसमें नीटली रखी हुई बुक्स और छोटे इंडोर प्लांट्स थे। सामने एक मिरर था, जिसका फ्रेम हाथ से बनाया हुआ लग रहा था। सिंपल पर क्लासी बेड जहां केसर लेती हुई थी, वो सॉफ्ट और कंफर्टेबल था। व्हाइट बेडशीट, लैवेंडर की हल्की सी खुशबू, जैसे किसी ने यूज बहुत प्यार से सुलाया हो। केसर ने हल्की सी सांस ली। मैं जिंदा हूँ, उसने अपने आप से पूछा। उसका दिमाग तुरंत इस एक्सीडेंट की तरफ चला गया। बारिश, स्लिपरी रोड, खाई, और फिर वो आखिरी पल, मैं तो मर गई थी। ये बात यूज अच्छी तरह याद थी। तो फिर मैं बच कैसे गई? किसने मुझे बचाया? उसने अपने हाथ को देखा। कोई चोट नहीं, ना कोई पेन। ये सब सपना तो नहीं लग रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। थोड़ा डर, थोड़ी कंफ्यूजन और थोड़ा सा अजनबी सा एहसास। ये जगह, उसने कमरे को दोबारा देखा। ये हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा। तब उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी। वो कपड़े वो नहीं थे जो उसने मनाली जाते वक्त पहने दी। ये नए थे, कंफर्टेबल, जैसे किसी ने सोच समझकर पहनाए हो। केसर ने बेड पर थोड़ा साइड में मूव किया और फिर उसने अपने बाजू देखा। उसकी सांस एक पल के लिए रुक सी गई। बेड का दूसरा हिस्सा खाली नहीं था। वहाँ किसी का होना महसूस हो रहा था। हल्का सा वार्मथ, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। केसर का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है यहाँ? उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। इसी पल कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और केसर जान की रिबॉर्न जिंदगी का पहला सच उससे सामने आने वाला था। केसर ने धीरे से अपने बाजू देखा। उसकी सांस एक पल के लिए थम सी गई। वहाँ एक लगभग 1 साल का बेबी सो रहा था। गोरा सा चेहरा, गुलाबी होठ और लंबी पलकें, इतना क्यूट और शांत, जैसे किसी खूबसूरत सपने का हिस्सा हो। बेबी की छोटी सी सांस चल रही थी और उसके नन्हे हाथ केसर की उंगली को हल्का सा छू रहे थे। ये बच्चा, केसर का दिल जोर से धड़कने लगा। इसी पल कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। एक उम्र दराज लेडी अंदर आई। सिंपल कॉटन साड़ी, बालों में सफेदी, चेहरे पर अपनापन और इज्जत दोनों। उन्होंने प्यार से कहा, करुणा बाई, आप कैसी हैं बड़ी बहू? आज अचानक बेहोश हो गई थी आप, इसलिए हम डर गए थे। केसर उन्हें बस देखती रही। करुणा बाई ने आगे कहा,
अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। और कविश बाबा सो गए हैं अभी, सुबह हाई उठ जाएंगे। फिर मुस्कुराते हुए बोली, आप आराम कीजिए, और कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ और केसर के चेहरे पर सवालों का तूफान आ गया। बड़ी बहू, बच्चा, कविश बाबा, ये सब क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। मैं तो सिंगल थी, मेरी तो कभी शादी भी नहीं हुई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, दिमाग कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, पर यादें बिल्कुल खाली थी। टैब उसकी नज़र सामने रखे मिरर पर पड़ी। वो धीरे धीरे बेड से उतरी और मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई, और जो उसने देखा वो केसर नहीं थी। ग्रीन आइज गहरी और थकी हुई, गोरा रंग। उसने एक सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल बैंगल्स, पूरी तरह से भरी हुई, बिल्कुल एक सुहागन औरत की तरह। नाक में एक प्यारी सी नोज रिंग और आंखों के कोना में सूखे हुए आंसुओं के निशान। ये मैं नहीं हो सकती। केसर की आवाज कांप गई। उसी पल फोन रिंग हुआ। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक कंपट हुए गिल्टी आवाज आई, काशवी बेटा, हमें माफ कर दो। केसर का दिल धड़कना भूल गया। आवाज आगे बोली, सिर्फ हमारी वजह से आपकी उनसे जबरदस्ती शादी करवाई गई। इन 2 सालों में हमने देखा कि वो आपके साथ कैसे बिहेव करते रहे। बेटा, हमें लगा था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और वो भी बदल जाएंगे। फोन के इस साइड केसर खामोश थी। फिर उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, हाँ, और उसने कॉल कट कर दी। उसका हाथ कांप रहा था। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। ये जिंदगी उसकी नहीं थी, ये काशवी की जिंदगी थी। एक मजबूर शादी, एक बेबी, और एक ऐसा रिश्ता जिसमें सिर्फ दर्द था। केसर ने सोते हुए बेबी को देखा। उसकी आंखों से एक आंसू फसला। लगता है, उसने धीरे से कहा, मेरी मौत के बाद मैं किसी और की जिंदगी में आ गई हूँ। जैसे हाई फोन कट हुआ, कमरे में एक गहरी सी खामोशी छा गई। केसर का हाथ अभी भी फोन को पकड़े हुए था, पर उसकी अंगुलियां धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। दूसरी तरफ से आई हुई हर लाइन अब उसके दिमाग में एको कर रही थी। जबरदस्ती शादी, 2 साल, वो बदल नहीं पाए। केसर ने अपनी आंखें बैंड कर ली और टैब अस नॉवल के शब्द यादों की तरह उभार आए। तुम ही हो वो बुक जो उसने मनाली जाते वक्त पढ़ी थी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वेट, उसने खुद से कहा, ये सब मुझे पहले से जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वो लड़की, काशवी, एक मजबूर शादी, एक कोल्ड हस्बैंड, एक बेबी, और एक औरत जो अंदर से टूट चुकी थी। केसर ने धीरे से मिरर की तरफ देखा। ये चेहरा, उसकी आवाज लगभग टूट गई। ये तो बिल्कुल काशवी के डिस्क्रिप्शन जैसा है। ग्रीन आइज, शार्प फीचर्स, सुहागन का रूप, बिल्कुल वही जो उस नॉवल के पेजेस पर लिखा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यह तो मैं पागल हो रही हूँ, उसने खुद से कहा। या फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी हो गई। मैं इस नॉवल के अंदर आ चुकी हूँ। उसने सोते हुए बेबी की तरफ देखा। तुम, उसकी आवाज में हल्की सी सॉफ्टनेस आ गई। तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो। उसकी आंखों के कोना भीग गए। तो इसका मतलब, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी मौत एक एंड नहीं थी, वो सिर्फ एक एंट्री थी। एंट्री, एक ऐसी जिंदगी में जहाँ यूज फिर से जीना था, पर इस बार किसी और के नाम से। केसर ने अपनी मुट्ठी बैंड की, जो काशवी नहीं कर पाए। उसकी आंखों में पहली बार स्ट्रेंथ चमकी। वो मैं करूंगी इस कहानी का एंड, अब मैं लिखूंगी। केसर धीरे से बेड पर वापस बैठ गई। उसने इस नन्हे से बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। बेबी ने नींद में हाय अपना चेहरा उसके सीने से लगा लिया। अस्पताल केसर का दिल भर आया। उसने बच्चे को टाइट हग किया, जैसे किसी अपने को पकड़ के टूटने से बचाना चाहती हो। और टैब यादें आने लगी। नॉवल की लाइंस एक एक करके उसके दिमाग में जिंदा होने लगी। काशवी सोना, एक सिंपल सी लड़की, मिडिल क्लास फैमिली से। उसके घर में सिर्फ 2 लोग थे, माँ और बाप। पर माँ बाप होने के बावजूद उन्होंने कभी माँ बाप जैसा प्यार नहीं दिया। उसकी माँ सिमरन सोना, एक कठोर औरत, मारपीट, गाली, घर के सारे काम, सब कुछ काशवी से हाई करवाती थी। 18 साल की होते हाई उनके दिमाग में सिर्फ एक हाई सोच आई, ए फ्लैट इससे बैक देना चाहिए। और तभी राठौड़ फैमिली की दादी सावित्री देवी की नजर काशवी पर पैट गई। दुनिया की नंबर 1 फैमिलीज में से एक, पैसा, पावर, नाम। सावित्री देवी ने अपने बड़े पोते से जबरदस्ती काशवी की शादी करवा दी और काशवी के माँ बाप को ढेर सारा पैसा दे दिया। पर ये सच कभी काशवी के पति को पता चल गया। इस दिन के बाद काशवी उसकी नजरों में सिर्फ एक गोल्ड डिगर बनकर रह गई। शादी के बाद काशवी एक परफेक्ट बहू थी। घर, इज्जत, संस्कार सब निभाए, पर वो कभी पत्नी नहीं बन पाए। हर महीने सावित्री जी सोना फैमिली को पैसे भेजती रही, क्योंकि उसकी सिमरन सोना जबरदस्ती करती थी। पर उसके पति को लगा ये सब काशवी बीजती वैसे लगा उसकी दादी से कहकर करवा रही है। 1 साल तक ये सब चलता रहा। फिर एक दिन नशे की हालात में
वो दोनों करीब आ गए। सिर्फ एक रात और अगले दिन जैसे कुछ हुआ हाई नहीं। क्योंकि जब वो उठा काशवी कमरे में नहीं थी। चाहे वो उसकी बीवी थी, पर उससे कभी इस कमरे में रहने का हक हाई नहीं दिया गया। 3 महीने बाद जब काशवी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उसके पति का गुस्सा नफरत बन गया। ये किसी और का बच्चा है, ये सोचकर उसने काशवी से और दूरी बना ली। जब उसका बेटा 1 साल का था, उसका पति यूके चला गया और जब बच्चा 8 साल का हुआ, डिवोर्स पेपर्स आ गए। वजह वो किसी और से शादी करना चाहता था। पर जैसे हाई सोना फैमिली को पता चला कि काशवी का डिवोर्स होने वाला है, उन्होंने कविश को किडनैप कर लिया। पैसे के लिए टॉर्चर, जुल्म और राठौड़ फैमिली उन्होंने कुछ नहीं किया। बाद में काशवी को पता चला सोना फैमिली ने पैसे के लिए कविश को मार दिया था। अस्पताल काशवी के लिए सब खत्म हो गया। उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। 5 दिन बाद जब सब सच सामने आया कि काशवी कभी गलत थी हाई नहीं, कि वो बच्चा उसी का था, तब उसके पति को एहसास हुआ। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया। बेड पर बैठे बैठे केसर की आंखें भर आई। उसने सोते हुए बच्चे के माथे को चूमा। तो ये है काशवी की पूरी कहानी। उसने कांपते हुए कहा, एक औरत जो हर बार सही थी पर हर बार गलत समझी गई। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे केसर जान सो गई। पर इस बार कमजोरी से नहीं, एक फाइल के साथ, क्योंकि अब काशवी अकेली नहीं थी। ए फ्लैट उसकी जिंदगी में केसर आ चुकी थी। सीन अ न्यू मॉर्निंग, अ न्यू रिजॉल्व। सुबह की हल्की रोशनी जैसे हाई कमरे में फैली। केसर काशवी की आंखें खुल गई। उसके पास बेड पर उसका 1 साल का बेटा कविश गहरी नींद में सो रहा था। उसका छोटा सा चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे दुनिया के सारे दर्द से अनजान। केसर ने कुछ सेकंड्स तक बस देखा, फिर धीरे से उठी ताकि उसकी नींद ना टूटे। बाथरूम में जाकर फ्रेश हुई। आज उसने सिंपल शिफॉन की साड़ी पहनी, लाइट कलर, बिना किसी हैवी काम के। गले में मंगलसूत्र पहनते वक्त उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए। ये सब पसंद नहीं था, पर फिर भी पहना। हाथों में रेड चूड़ियां, मांग में हल्का सा सिंदूर। मिरर के सामने खड़ी औरत बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी लग रही थी, स्ट्रॉन्ग, शांत और गहरी। उसने कैलेंडर पर नजर डाली, आज की डेट, और उसके साथ हाई यादें वापस आ गई। ये वही वक्त है जब उससे उसके पति के पर्सनल विलो में रखा गया था, अलग, छुपा हुआ, जैसे कोई बोझ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पति नहीं चाहता था कि वो राठौड़ फैमिली के साथ कोई इमोशनल या सोशल बॉन्ड बनाए। वहाँ काशवी एक बीवी नहीं थी, सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। वो किसी सर्वेंट की तरह रहती थी, बस अपने बच्चे के साथ। केसर की आंखों में अचानक गुस्सा भर आया। उसके हाथ भींच गए। बस बहुत हो गया, उसने धीरे पर पाकी लहजे में कहा। इस जिंदगी में मैं फिर से चुप नहीं रहूंगी। वो बेड की तरफ पलटी। कविश अभी भी सो रहा था। उसने अपने बेटे के पास बैठकर उसके माथे पर हाथ रखा। तुम सिर्फ काशवी के नहीं हो, उसकी आवाज भर आ गई। अब तुम काशवी राठौड़ के बेटा हो। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ दर्द नहीं, फैसला था। सीन नाम का फैसला। काशवी मिरर के सामने खड़ी थी। उसने अपनी आंखों में देखा, वही दर्द, वही टूटी हुई यादें, पर अब उनके बीच एक नई आग थी। केसर, उसने धीरे से कहा, फिर अपना सा हल्का सा हिला दिया। नहीं, उसने गहरी सांस ली और खुद से पाकी लहजे में बोली, ए फ्लैट में केसर नहीं हूँ। वो जिंदगी खत्म हो चुकी है। इस एक्सीडेंट के साथ उसने अपनी मांग के सिंदूर को सीधा किया, मंगलसूत्र को हाथ से छूकर बोला, इस जन्म में मेरा नाम काशवी है। एक माँ, एक औरत। बेड पर सोते हुए कविश की तरफ देखकर उसकी आवाज नरम हो गई। काशवी, तुम्हारी माँ। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, पर इस बार वो कमजोरी का नहीं, जन्म का था। ए फ्लैट जो भी होगा, काशवी ने खुद से वादा किया, वो केसर नहीं झेलेगी, वो काशवी लेगी। और इस पल पुरानी पहचान पीछे रह गई। एक नई काशवी जन्म ले चुकी थी। 1 सीन किताब के राज। काशवी की नजर बेडसाइड टेबल पर रखी, एक पुरानी सी डायरी बुक पर पड़ी। कवर सिंपल था, पर नाम देखते हाय उसकी सांस हल्की सी अटक गई। काशवी सोना। उसने धीरे से बुक उठाए, हाथ कांप रहे थे। ये मेरी है, उसने खुद से पूछा। जैसे हाय उसने पहला पेज खोला, उसके सामने काशवी के सपने जिंदा हो गए। मुझे डॉक्टर बनना है। बचपन से हाई काशवी का सिर्फ एक हाई सपना था, डॉक्टर बनना। दिन में घर के काम, माँ की मार, बाप की खामोशी, और रात को जब सब सो जाते थे, काशवी चुपके से नाइट स्कूल और कॉलेज जाती थी। उसके माँ बाप को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। इस सफर में एक इंसान उसके साथ खड़ा था, प्रोफेसर प्रशांत आयर। उन्होंने न सिर्फ काशवी की मदद की, बल्कि उसकी पढ़ाई पर पूरा भरोसा भी किया। काशवी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। स्कॉलरशिप के साथ साथ उसने अपनी मेहनत से स्टडी जल्दी कंप्लीट कर ली।
और अब वो ऑनलाइन MBBS की पढ़ाई कर रही थी। दुनिया के लिए काशवी एक अनपढ़ मजबूर बहू थी, पर कोई नहीं जानता था कि वो कितनी पढ़ी लिखी, समझदार और स्ट्रॉन्ग है। काशवी ने डायरी बैंड की। उसकी आंखों में पहली बार गर्व चमका। तुम कमजोर नहीं थी, उसने खुद से कहा, तुम्हें कमजोर बनाया गया। फिर उसने अगला पेज पाल्टा। ए फ्लैट चलो। विक्रम राठौड़ नाम पढ़ते हाय उसका दिल थोड़ा सा भारी हो गया। विक्रम राठौड़ इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक। टॉल, वेल बिल्ट, शार्प जॉलाइन, गहरी आंखें, इतना हैंडसम कि एक बार देख लो तो किसी का भी दिल हार जाए। बिजनेस उसके लिए सिर्फ काम नहीं, एक जुनून था। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, कमांडिंग प्रेजेंस, पर सिर्फ दुनिया के लिए, फैमिली के लिए। विक्रम राठौड़ हमेशा सॉफ्ट था। डायरी में आगे राठौड़ फैमिली का जिक्र था। सूरज राठौड़ ग्रैंडफादर, गस वाले, पर फैमिली के लिए हमेशा शांत। सावित्री राठौड़ ग्रैंडमदर, स्वीट, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। तुषार राठौड़ फादर, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड, सॉफ्ट इनसाइड। प्रतिभा राठौड़ मदर, स्ट्रिक्ट, पर एक हाई नजर में सबको पहचान लेती हैं। विक्रम राठौड़ बड़े बेटे, फैमिली का पिलर। अवनी राठौड़ सिस्टर, स्वीट, पर वक्त आने पर गस वाली शेरनी। एरियन राठौड़ ब्रदर, प्योर फैमिली का मस्तिको। काशवी ने गहरी सांस ली। कितनी बड़ी फैमिली, उसने धीरे से कहा, डायरी बैंड करते हुए। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। तुम सिर्फ एक मजबूर बहू नहीं थी काशवी, उसने खुद से कहा, तुम एक डॉक्टर बनने वाली लड़की थी। और अब जब जिंदगी ने दूसरा मौका दिया था तो काशवी तय कर चुकी थी, इस बार सच चुपने नहीं देगी। सीन सच का खुलासा। अचानक काशवी के दिमाग में एक भूली हुई बात बिजली की तरह चमक उठी। वो पल जब पता चला था कि कविश को किडनैप किया गया है। उस वक्त सिमरन सोना, जिस औरत को काशवी जिंदगी भर माँ कहती रही, गस और घबराहट में अपने मुंह से बोल बैठी थी, काशवी मेरी बेटी नहीं है, मैंने हॉस्पिटल से चुराया था, सिटी हॉस्पिटल से। उस वक्त दर्द इतना गहरा था कि काशवी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर अब सब कुछ जड़ रहा था। काशवी की सांस तेज हो गई। सिटी हॉस्पिटल, उसने धीरे से दोहराया। वो तुरंत अलमारी के पास गई। नीचे के शेल्फ से एक स्लिम सा लैपटॉप निकला, वही लैपटॉप जो प्रोफेसर प्रशांत आयर ने दिया था ऑनलाइन MBBS क्लासेस अटेंड करने के लिए। काशवी ने लैपटॉप ओपन किया। स्क्रीन ग्लो हुई। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, फोकस था, क्योंकि काशवी सिर्फ MBBS स्टूडेंट नहीं थी, केसर होने की वजह से कोडिंग और हैकिंग भी आती थी। उसने एक सिक्योर लिंक ओपन किया। फिंगर्स कीबोर्ड पर तेज चलने लगी। कोड, लाइंस, डेटा ब्रीच। कुछ हाई मिनट्स में स्क्रीन पर सिटी हॉस्पिटल का पुराना डेटाबेस खुल गया। काशवी का दिल जोर से धड़क रहा था और फिर एक नाम फ्लैश हुआ। मदर्स नेम कृतिका देसाई, एज 40 इयर्स, प्रोफेशन बिजनेस वुमन। काशवी की आंखें भर आई। डिटेल्स आगे थी। अपीयरेंस, एलिगेंट ब्यूटी, शार्प फीचर्स, कॉन्फिडेंट पोस्चर, आंखों में मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ, बिल्कुल एक सेल्फ मेड वुमन जैसी। नीचे और डेटा, सोन आदित्य देसाई, एज 25 इयर्स, स्टेटस अडॉप्टेड, रीजन लिखा था, न्यूबॉर्न डॉटर किडनैप्ड फ्रॉम सिटी हॉस्पिटल। काशवी के हाथ कांप गए। स्क्रीन पर आखिरी लाइन थी, कृतिका देसाई स्टिल सर्चिंग फॉर हर लॉस्ट डॉटर। बस इतना पढ़ते हाई काशवी की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, उसके हाथ कांप गए। मैं यही हूँ। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और एक शॉर्ट मैसेज टाइप किया, सिर्फ एक ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट को सच मिल गया है। ए फ्लैट में पीछे नहीं हटूंगी। मैसेज सेंड हुआ। काशवी ने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर अब कमजोरी नहीं थी। उसने लैपटॉप बैंड किया और नेक्स्ट स्टेप सोचा। ए फ्लैट और इंतजार नहीं। उसने ऑनलाइन एक रेप्यूटेड एडवोकेट सर्च किया, डिवोर्स के पेपर्स के लिए अप्लाई किया और क्लियरली लिखा, नो एलिमनी, नो क्लेम्स, ओनली फ्रीडम। सबमिट करते वक्त उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी। ये सिर्फ शुरू है, काशवी ने खुद से कहा। ए फ्लैट में अपनी माँ को भी ढूंढूंगी और अपनी जिंदगी भी वापस लूंगी। लैपटॉप बैंड हुआ। सीन माँ और बेटा। काशवी धीरे से बेड से उठी और अपने पास सो रहे कविश को गॉड में ले लिया। जैसे हाई कविश उठा, उसकी ग्रीन आइज खुल गई। बिल्कुल सेम टू सेम काशवी जैसी। उसी रंग की आंखें, वही सॉफ्टनेस, वही मासूमियत, और उसका रंग बिल्कुल काशवी पर गया था। काशवी बस देखती रह गई। तुम, उसकी आवाज भर आ गई, तुम तो मेरी हाई परछाई हो। उसने कविश को सीने से लगा लिया। कविश ने अपने छोटे से हाथ काशवी के गले को पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, माँ, मैं यही हूँ। अस्पताल काशवी की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये माँ बनने के एहसास के थे। वो कविश को वॉशरूम ले गई, प्यार से नहले, छोटी सी टॉवल में लपेटा, उसके बालों को अपनी अंगुलियों से सेट किया, सॉफ्ट कपड़े पहनाए। कविश राठौड़, वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी।
उसने कविश को रेडी किया और अपने साथ ल लिया। जब कविश सो रहा था तब काशवी ने चुपचाप एक बैग पैक कर लिया था, सिर्फ जरूरी चीजें। ए फ्लैट वक्त आ गया था। काशवी एक हाथ में कविश को उठाए सीढ़ियों से नीचे आए। नीचे मौजूद सारे सर्वेंट्स यूज देखकर रुक गए। वो घर की बड़ी बहू थी, पर उसमें जरा भी घमंड नहीं था, ना आवाज में अकाद, ना आंखों में तकब्बुर, बस एक शांत, समझदार और सुलझी हुई लड़की। सब जानते थे काशवी कभी किसी से ऊंचा नहीं बोली। उसकी नजर करुणाबाई पर पड़ी। काशवी ने कविश को संभालते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। करुणाबाई, वो प्यार और इज्जत से बोली, आपने मेरा इतना ध्यान रखा, उसके लिए शुक्रिया। करुणाबाई की आंखें भीग गई। काशवी बोलती रही, जब से विक्रम को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से मुझे यहाँ इस प्राइवेट विलो में लाया गया। फैमिली मुझसे यही मिलने आती थी। काशवी को याद था राठौड़ फैमिली जानती थी कि विक्रम यूज पसंद नहीं करता। शादी सिर्फ दादी की जिद पर हुई थी, पर काशवी अच्छी लड़की थी, इसलिए फैमिली ने कभी कुछ नहीं कहा। पर जब मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए था, काशवी ने धीरे से कहा, तब सिर्फ आप मेरे साथ खड़ी थी। उसने अपनी पॉकेट से एक पेपर निकाला, उस पर एक नंबर लिखा था। काशवी ने वो करुणाबाई के हाथ में दिया। जब भी मैं कॉल करूं, उसने सीधी सी आवाज में कहा, तो मेरे और मेरे बच्चे के लिए आ जाना। करुणाबाई ने कांपते हाथों से नंबर पकड़ लिया। आप निश्चिंत रहिए बड़ी बहू, उन्होंने कहा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। काशवी ने सिर हिलाया, फिर कविश को और करीब से पकड़कर गेट की तरफ बढ़ गई। उसके कदम शांत थे, पर फैसला मजबूत, और बिना पीछे देखे काशवी राठौड़ मैंशन की तरफ निकल पड़ी, एक मां के रूप में और एक औरत के रूप में जो अब चुप रहने वाली नहीं थी। सीन, फैसला और विदाई। काशवी ने विले के बाहर आकर एक टैक्सी रोकी, एक हाथ में कविश, दूसरे हाथ में छोटा सा बैग। टैक्सी चल पड़ी राठौड़ मैंशन की तरफ। शीशे के बाहर शहर भाग रहा था, पर काशवी के अंदर सिर्फ एक हाई चीज चल रही थी, फैसला। दूसरी तरफ देसाई मैंशन। कृतिका देसाई के फोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, आपकी बेटी मिल गई है, वो आज शाम तक आने वाली है। कृतिका का हाथ कांप गया, आंखें भर आई। आदित्य, उसने तुरंत आवाज दी। आदित्य देसाई 25 साल का, कॉन्फिडेंट, वार्म स्माइल वाला लड़का भागते हुए आया। मॉम, क्या हुआ? कृतिका ने फोन उसके हाथ में दिया। मैसेज पढ़ते हाई। आदित्य की आंखें चमक उठी। मॉम, मेरी छोटी बहन आ रही है। कृतिका ने सर हिला दिया। आंसू खुशी के थे। देसाई कंपनी बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 2 पर थी, पर आज देसाई मैंशन में बिजनेस नहीं, रिश्ते की तैयारी हो रही थी। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कृतिका स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। आदित्य खुद गेट की तरफ देख रहा था, जैसे अभी से अपनी बहन का इंतजार कर रहा हो। राठौड़ मैंशन हॉल में पूरी राठौड़ फैमिली मौजूद थी। सिर्फ विक्रम नहीं था। वो गस में यूके चला गया था कि उनकी फैमिली यूज समझा कर थक चुकी थी। सूरज दादाजी, सावित्री दादी जी, तुषार जी, प्रतिभा जी, अवनी और एरियन सब हॉल में थे। तभी गेट से काशवी दिखी। उसके हाथों में कविश था। सबके चेहरे पर एक साथ खुशी आ गई। अवनी भागकर आई, भाभी आप फाइनली आ गई, और मेरे भतीजे को भी ले आए। एरियन मुस्कुरे, यस भाभी, फाइनली, मुझे भी बहुत खुशी हुई। काशवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मैं आ गई, पर मुझे आप सबसे कुछ कहना है। हॉल में खामोशी हो गई। सूरज दादाजी आगे बढ़े, बहू अब ठीक है ना? कल विक्रम ने जो कहा, हमें पता चला आप इस वजह से बेहोश हो गई थी। काशवी ने गहरी सांस ली। दादाजी, उसकी आवाज शांत पर पटकी थी, आज मैं आपसे और आप सब से कुछ सच कहने आई हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे अपनी बेटी मानते हैं। उसकी आंखें भीग गई। दादाजी, आपने इन 2 सालों में मुझे बेटी का दर्जा दिया। आपने कभी मुझ और अवनी में भेदभाव नहीं किया। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। काशवी आगे बोली, मुझे पता है आपने मेरी शादी जबरदस्ती क्यों करवाई थी। मेरे माँ बाप मुझे बेचने जा रहे थे, इसी जल्दी में मेरी शादी हुई। मैं जानती हूँ आप सोना फैमिली को पैसे देते रहे, पर अब से प्लीज मत देना। तुषार जी चुपचाप सुन रहे थे। काशवी ने प्रतिभा जी की तरफ देखा, मॉम आपने मुझे एक माँ की तरह संभाला। शुरू में आपको मैं पसंद नहीं थी, क्योंकि आपको लगता था मैं आपके बेटे के लायक नहीं हूँ, पर जिस दिन आपने मुझे मेरी क्लास लेते हुए देखा, उसी दिन से आप मुझे पसंद करने लगी थी। प्रतिभा जी की आंखों से आंसू बह निकले। काशवी ने अवनी और एरियन की तरफ देखा, तुम दोनों ने मुझे अपनी सिबलिंग माना, इसके लिए थैंक यू। फिर उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई, पर आज मैं एक फैसला लेकर आई हूँ, मुझे विक्रम जी से डिवोर्स चाहिए। हॉल में सन्नाटा छा गया। काशवी ने कविश को और मजबूती से पकड़ लिया।
मैं जानती हूँ ये बच्चा विक्रम राठौड़ का बेटा है, पर जब इसका पिता इसे अपना नहीं मानता तो आज सिर्फ मुझे कुछ कहना, कल मेरे बच्चे के सामने बोले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सबके दिल भारी हो गए। सच कड़वा था, पर सब जानते थे कि काशवी ने इन 2 सालों में कितना सहा था। प्रतिभा जी, जो लोहे जैसे दिल की मानी जाती थी, आज पिघल चुकी थी। सावित्री दादी जी ने कहा, बेटा तुम जो फैसला ले रही हो सोच समझ कर ले रही हो ना। सूरज दादाजी बोले, तुम जहाँ जाना चाहो मुझे बैठो, मैं रहने का पूरा इंतजाम करवा दूंगा। अवनी के आंसू बेह निकले। एरियन कुछ नहीं बोला, बस अचानक अपने कमरे की तरफ चला गया कि उनकी काशवी के साथ उसका बॉन्ड एक बहन जैसा बन चुका था। तुषार जी ने धीरे से कहा, बेटा तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, बस हमसे कांटेक्ट में रहना और हमें हमारे पोते से बात करने देना। प्रतिभा जी आंखों में आंसू लिए, आई एम सॉरी काशवी। एक माँ होने के नाते काशवी ने उनके हाथ पकड़ लिए। मॉम आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। फिर उसने सबको एक और सच बताया, सोना फैमिली मेरी रियल फैमिली नहीं है। आज मैं अपनी रियल फैमिली के पास जा रही हूँ। सबने एक एक करके कविश को गॉड में लिया, प्यार किया, दुआ दी। फिर सबने मिलकर काशवी को बाय कहा। आंखों में आंसू थे, पर किसी ने यूज रोका नहीं कि उनकी सब जानते थे इस लड़की ने कितना सहा है। काशवी जा चुकी थी, हॉल में खामोशी थी। सूरज जी ने गहरी सांस ली। जिस दिन विक्रम को पूरा सच पता चलेगा, उस दिन सच से ज्यादा वो टूट जाएगा। सावित्री जी ने आंखें बैंड करके कहा, भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। एक एक करके सब अपने कमरन में चले गए। एरियन अपने कमरे में हाई रहा, नीचे नहीं आया क्योंकि आज उसने सिर्फ भाभी नहीं एक बहन को विदा किया था। सीन यूके में विक्रम का तूफान। यूनाइटेड किंगडम लंदन। ग्रे आसमान के नीचे ब्लैक लग्जरी का रुकती है। गेट खुलता है और विक्रम राठौड़ की एंट्री होती है। 6 फीट से ज्यादा लंबाई, ब्रॉड शोल्डर्स, परफेक्टली टेलर्ड चाकोल ग्रे सूट, क्रिस्प व्हाइट शर्ट, टॉप बटन ओपन, जैसे रूज भी उसके लिए थोड़े ढील पैर जाते हॉर्न, शार्प जॉलाइन, क्लीन शेव, गहरी आंखें जिनमें एरोगेंस भी है और पावर भी। ऑफिस लुक ऐसा कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस करे। वो लंदन के टॉप कॉर्पोरेट टावर में एंटर करता है। सब स्टाफ सीधे हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर राठौड़। विक्रम सिर्फ एक नजर दौड़ता है। साइलेंस हाई उसका जवाब होता है। बोर्डरूम मीटिंग चल रही होती है। इंटरनेशनल डील, मिलियन पाउंड नंबर्स। तभी उसके पास का फोन वाइब्रेट करता है। सर एक कुरियर आया है इंडिया से। विक्रम बिना देखे बोलता है, कीप इट। कुरियर फाइल उसके सामने रख दी जाती है। मीटिंग खत्म होते हाई विक्रम फाइल उठाता है। नाम पढ़ते हाई उसकी आंखें सैक्ट हो जाती हैं। काशवी राठौड़। उसके हाथ के वेन्स उभर आते हैं। वो फाइल खोलता है। डिवोर्स पेपर्स। पिटिशनर काशवी राठौड़, रिस्पोंडेंट विक्रम राठौड़। टर्म्स और कंडीशंस, म्यूचुअल डिवोर्स, नो एलिमनी, नो क्लेम ऑन राठौड़ प्रॉपर्टी, चाइल्ड कस्टडी कविश राठौड़ मदा। एक एक लाइन पढ़ते हाई विक्रम का चेहरा बदलने लगता है। नो एलिमनी। उसके होठों पर तीखी हंसी आती है। फिर एक नाम पढ़ता है, कविश। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठता है। उस बच्चे का नाम दोबारा मत लेना उसके होठों से खुद ब खुद निकलता है। फाइल बैंड करते हाई उसने टेबल पर जोर से फाइल पटक दी। बैंग। डिवोर्स। वो मुझे छोड़कर डिवोर्स लेगी। उसके गस में ईगो ज्यादा थी, पर कहीं ना कहीं एक अजीब सी जलन भी। प्राइवेट विलर कॉल। विक्रम ने तुरंत अपने प्राइवेट विलर का नंबर डायल किया। हेलो सर। मैनेजर की आवाज आई। काशवी कहाँ है? विक्रम का टोन बर्फ जैसा ठंडा था। सर मैडम आज सुबह विलर से चली गई। विक्रम के हाथ और टाइट हो गए। कविश। सर वो भी मैडम के साथ आई गए। 1 सेकंड का साइलेंस। फिर क्या मतलब चली गई? उसकी आवाज गरज उठी। उन्होंने बोला, आप जब कॉल करें टैब बटाना, और एक नंबर छोड़कर गए हैं। कॉल कट। टूटता हुआ अंदर का इंसान। विक्रम खिड़की के पास जाकर लंदन के शहर को देखता है। उसके दिमाग में सिर्फ 2 नाम घूम रहे थे, काशवी, कविश। उसने मेरे बिना पूछे मेरा बेटा लड़ गई। गुस्सा अब भी था, पर उसके सीने के अंदर कुछ टूट सा गया था। वो जो कभी बिजनेस डील्स पर नहीं हारा, आज अपने हाई घर की बाजी हार चका था। उसने धीरे से कहा, तुम दोनों ने मुझे छोड़ दिया। और पहली बार विक्रम राठौड़ अकेला महसूस कर रहा था। सीन झूठी सख्ती, टूटा हुआ दिल। विक्रम खिड़की के सामने खड़ा था। लंदन की चमकती लाइट्स, सक्सेसफुल लोगों का शहर, सब कुछ उसके पास था, पर आज सब बेकार लग रहा था। उसने अपनी टाई धीरे से लूज की और खुद से हाई बोल पड़ा। वेज भी। कविश मेरा बेटा नहीं है। उसकी आवाज सख्त थी, जैसे हर लफ्ज में जहर भरा हो।
वो लड़की सिर्फ एक गोल्ड डिगर थी। अच्छा हुआ चली गई मेरी जिंदगी में, यही तो मैं चाहता था। उसने जोर से सांस ली, जैसे अपने दिल को समझा रहा हो। मैं राठौड़ हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। फिर पलटकर अपनी डेस्क की तरफ बढ़ा। काम का मास्क, लैपटॉप ओपन, ईमेल्स फ्लड जैसे आ रहे थे। इंटरनेशनल एक्विजिशन, बोर्ड अप्रूवल्स, एक्सपेंशन प्लान। विक्रम ने खुद को काम में झोंक दिया। मीटिंग के बाद मीटिंग, कॉल्स के बाद कॉल्स। उसकी आवाज कॉन्फिडेंट थी, डिसीजंस शार्प थे। डील क्लोज कर दो, नंबर्स रिवाइज करो, नो इमोशंस ओनली प्रॉफिट। सबको लगा मिस्टर राठौड़ बिल्कुल नॉर्मल है, पर दिल रात हो चुकी थी। ऑफिस का फ्लो खाली, लाइट्स धीमी। विक्रम अकेला बैठा था। स्क्रीन पर एक फाइल खुली रह गई, कविश राठौड़ बर्थ सर्टिफिकेट कॉपी। उसने देखा, फिर तुरंत स्क्रीन लॉक कर दी। डजंट मैटर, वो खुद से बोला, पर उसके सीने के किसी कोने में एक चुभन थी। गुस्सा, पर साथ हाय एक अजीब सा दर्द। वो दर्द जो ना ऑफिस के नंबर्स से भगता, ना ईगो से। विक्रम ने आंखें बैंड की। एक छोटी सी तस्वीर उभरी, एक बेबी, ग्रीन आंखें, मासूम सी मुस्कान। उसने जोर से आंखें खोल दी। बस उसने खुद को डांटा, पर सच ये था, चाहे वो जितना भी कहे कि उससे फाक नहीं पड़ता, उसके दिल के किसी कोना में काशवी और कविश अब भी जिंदा थे। सीन माँ बेटी का मिलन देसाई मैंशन। देसाई मैंशन के बाहर जैसे हाई टैक्सी रुकती है, काशवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उसके एक हाथ में कविश था, अपनी माँ से चिपका हुआ, बिल्कुल सुरक्षित। वो धीरे कदमों से गेट की तरफ बढ़ती है। सिक्योरिटी गार्ड यूज रोकता है। काशवी शांत और पोलाइट आवाज में बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे कृतिका देसाई जी से मिलना है, प्लीज उन्हें बता दीजिए काशवी आई है। सिक्योरिटी थोड़ा हैरान होता है, फिर अंदर जाकर मैसेज दे देता है, कृतिका देसाई। जैसे हाई कृतिका देसाई के कानों में ये नाम पड़ता है। काशवी, उनके हाथ से फाइल गिर जाती है। काशवी, उनका दिल जोर से धड़क उठता है। वो बिना कुछ सोचे भागते हुए बाहर आने लगती हैं। पहचान आंखों से बाहर एक सिलोएट खड़ी थी, मास्क के पीछे छुपा चेहरा, हाथों में एक छोटा सा बच्चा। कृतिका धीरे धीरे उसके पास आती हैं, और जैसे हाय काशवी की ग्रीन आंखें कृतिका की ब्लू आंखों से मिलती हैं, वो पल रुक जाता है। दिल का हर जवाब आंखों में था। तू मेरी। कृतिका का गाला भर आता है। उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया और काशवी को जोर से गले लगा लिया। मेरी बच्ची। उनकी आवाज कांप रही थी। एक और पहचान। गले लगाते हुए कृतिका को महसूस होता है कि काशवी अकेली नहीं है। उनकी नजर नीचे जाती है। कविश, ग्रीन आंखें, बिल्कुल काशवी जैसी। अस मासूम चेहरे को देखते हाय कृतिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरी नाटिन, या मेरी बेटी की बेटी। वो भूल जाती है सब कुछ, और काशवी और कविश दोनों को एक साथ गले लगा लेती हैं। भगवान ने मेरी बाछी मुझे वापस दे दी। घर में स्वागत। कृतिका दोनों को अंदर ले जाती हैं। दरवाज पर हाय एक मेड आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। वो पहले काशवी फिर कविश की नजर उतारती है और आरती करती है। अंदर आते हाय काशवी धीरे से अपना मास्क निकालती है। कृतिका उसका चेहरा देखती हैं और रोती हुई मुस्कुराती हैं। बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है मेरी बाछी। सच में चेहरा सेम था, फीचर्स सेम थे, सिर्फ आंखों का रंग अलग। भाई का सच। तभी सीढ़ियों से आदित्य देसाई नीचे आता है। जैसे हाय उसकी नजर काशवी पर पड़ती है, वो समझ जाता है। मॉम। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। ये आपकी बेटी है ना? काशवी के हाथों में बेबी को देखकर वो पूछता है, और ये तुम्हारा बेबी है? काशवी हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाती है। जी हाँ। फिर कविश को थोड़ा ऊपर करती है और बोली, भाई इसका नाम कविश है। आदित्य की आंखें भर आती हैं। वेलकम होम मेरी छोटी बहन और मेरे भतीजे और अस्पताल। देसाई मैंशन सिर्फ एक घर नहीं, एक टूटी हुई फैमिली का पूरा होना बन जाता है। सीन 5 साल बाद अधूरी यादें। 5 साल बीत चुके थे, वक्त बदल गया था, लोग बदल गए थे, पर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ और गहरी हो जाती हैं। राठौड़ मैंशन वही था, शानदार, रॉयल, खामोश, पर इस घर की रूह बदल चुकी थी। हॉल में सावित्री दादी अक्सर बिना बोले एक हाई जगह देखती रहती थी, जहाँ कभी काशवी कविश को गोदी में लिए बैठी होती थी। प्रतिभा जी हर सुबह मंदिर में दिया जलेट वक्त चुपचाप एक हाई दुआ करती, जहाँ भी हो मेरी बहू और मेरा पोता खुश रहे। अवनी और एरियन कभी उनका नाम लेते हाई नहीं थे, कि उनकी अगर जुबान पर आ जाता तो आंखों से आंसू रुकते नहीं। विक्रम राठौड़ और विक्रम वो भी बदल गया था। यूके से इस दिन जब लौट कर आया था तो सीधा अपने प्राइवेट विला गया था। वही विला जहाँ कभी काशवी और कविश रहे थे। वो कमरा आज भी
बिल्कुल वैसा हाई था। वो मीरा के पास गया और अचानक उसकी नजर पड़ी एक लेटर और एक फाइल। उसके हाथ कांप गए। उसने लेटर उठाया। लेटर काशवी का। खुश रहना विक्रम जी, हम जो आपकी जिंदगी से निकल गए हैं। मुझे पता है प्यार हमेशा दो तरफ से होना चाहिए। एक तरफ का प्यार बहुत दर्द देता है, मेरी तरह। इस फाइल में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट रखी है, आपकी और कविश की। जब तक आपको सच पता चलेगा हम आपसे बहुत दूर जा चुके होंगे, क्योंकि आपको सच साबित करते करते मैं कहीं खोसी गई थी। ए फ्लैट में थक चुकी हूँ। मैं और मेरा बेटा एक नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं जिसमें आप नहीं हैं। डिवोर्स पेपर्स आपको मिल गए होंगे, साइन कर देना। काशवी। विक्रम का टूटना। लेटर गिर गया। विक्रम ने फाइल खोली। डीएनए रिपोर्ट मैच 99.99%। कविश उसका बेटा था। उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया। नहीं, वो जोर से चिल्लाया। मीरा पर जोर से हाथ मारा। ग्लास टूट गया। मैं इतना अंधा कैसे हो सकता था। गुस्सा, खुद पर दर्द, अपनी गलती का अफसोस जो अब सुधारा नहीं जा सकता था। वो जमीन पर बैठ गया और पहली बार रोया। दूसरी तरफ काशवी ने अपना पूरा सच कृतिका जी और आदित्य को बता दिया था। पहले दोनों को बहुत गुस्सा आया, राठौड़ फैमिली पर, विक्रम पर और किस्मत पर। जब काशवी ने कहा हम यहाँ से दूर जा रहे हैं, मैं और कविश, तो कृतिका जी ने एक हाई फैसला लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी, हम साथ चलेंगे। और उसी दिन देसाई फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। सच और तलाश। कुछ टाइम बाद सूरज जी ने विक्रम को सब सच बता दिया। हर बात, हर कुर्बानी, हर आंसू। और पिछले 5 सालों में विक्रम ने काशवी को, कविश को हर शहर, हर जगह ढूंढा, पर वो दोनों जैसे हवा में खो गए थे। एंड में राठौड़ मैंशन के एक कोना में एक तस्वीर रखी थी, काशवी और कविश। विक्रम ने धीरे से कहा, तुम दोनों के बिना मैं सब कुछ होते हुए भी खाली हूँ। और कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी, जहाँ पछतावा था पर मौका नहीं।